जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के अगली कड़ी में देखने कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है। फेल्योर ऑफ वेव नेचर, वेव थ्योरी, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी, फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। प्रकाश के तरंग सिद्धांत, प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत थी, तरंग सिद्धांत का केवल तरंग सिद्धांत की विफलताएं तरंग सिद्धांत जो अरे न्यूटन का आप लोग पढ़े थे, वो तरंग न्यूटन की कड़ी का सिद्धांत पढ़े थे ना आप लोग उसमें। और ये भी अभी हम लोग देखेंगे प्रकाश तरंग के रूप में है कि कण के रूप में है, कौन सा ही है तो देखा जाए, अभी देखा जाएगा। तो पहले देखते हैं कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत, तरंग अगर प्रकाश तरंग के रूप में होता है तो जो अभी भी पढ़ाए प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये गलत हो जाएगा। तो प्रकाश देखिए, तरंग सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाता प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इसके 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट आपको याद करवा देंगे। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे प्रकाश आइंस्टीन का प्रकाश समीकरण, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बताएंगे। 5 नियम है, पांचों मुंह पे याद करवा देंगे अभी। अब सुना, तरंग सिद्धांत क्या है। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश ऐसे आ रहा है धातु के पृष्ठ पर, धातु का पृष्ठ बेटा धातु है, इस पर कोई प्रकाश ऐसे आपतित हो रहा है। अगर ये जो आपतित हो रहा है प्रकाश, इस प्रकाश का, इस आपतित होने वाले प्रकाश के कारण ये धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। अगर इस प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, इस प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो ज़्यादा निकलेंगे। सही है। अब सुनना, तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तीव्रता बढ़ाई जाए, तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो आयाम भी बढ़ेगा। क्यों? अरे जब ये प्रकाश आ रहा है, इसकी तीव्रता बढ़ाएंगे तो आयाम, आप लोग को पता है कि इसको आयाम कहते हैं, पता है ना। तो अगर प्रकाश का जो आ रहा है, प्रकाश तरंग आ रहा है, इसका अगर हम आयाम बढ़ा दें, तो तीव्रता बढ़ेगा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। बोलिए पढ़ाए ना, 4a स्क्वायर होता है, या आई प्रोपोर्शनल a स्क्वायर। ये है तीव्रता, ये है आयाम। तो अगर तीव्रता बढ़ेगा तो आयाम भी बढ़ेगा, या यूं कहिए कि आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगा। अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसका आयाम भी बढ़ेगा। जब आयाम बढ़ेगा तो उसमें संचित ऊर्जा भी बढ़ेगी। कहीं कैसे? सुना, पेंडुलम में होता है, पेंडुलम से धीरे धीरे आ रहा है, जा रहा है, अब तेजी से मार दी है तो तेजी से आवेगा जाएगा कि नहीं? तेजी से आएगा जाएगा तो उसके पास ऊर्जा ज्यादा है कि नहीं बताइए। तो उसका आयाम ज्यादा है तो उसमें ऊर्जा है कि नहीं ज्यादा। तो तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ रहा है, मतलब उसमें संचित ऊर्जा भी बढ़ रही है। तो अगर तीव्रता बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ रही है, तो अगर ये जो प्रकाश आ रहा है इसकी तीव्रता बढ़ाएंगे तो इसमें से ज्यादा ऊर्जा वाले फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे ना। नहीं, सुनिए, वही तो मुझे कहना है बच्चा, वही तो मुझे कहना है, इसीलिए तो ये गलत हुआ। विफलता है मतलब गलत, ये ना है, वही मुझे कहना है जो आप कह रही हैं। सुना, तो अगर हम कह दें कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसका आयाम भी बढ़ेगा, और आयाम अगर बढ़ेगा तो उसमें संचित ऊर्जा भी बढ़ेगी। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया गया कि तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है उसकी ऊर्जा नहीं बढ़ती है। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम था तो एक को फोटॉन नहीं निकल रहा था, चाहे कितना 50 टेबल लगा लो, 100 टेबल लगा लो, लेकिन एक भी नहीं उत्सर्जित हो रहा था। नहीं तो क्या हुआ, कोई बाइक पर बैठा है, कोई गाड़ी चला रहा है, मेटल का धातु का बना हुआ है, बैठा उस पर, सीट पर कोई बैठा है मेटल वाले, लाइट जला दिए, मान लीजिए करंट उठ के चल दिया है, तो ई बल्ब से नहीं ना उससे होता है। नहीं तो सूर्य के प्रकाश में सब हर जगह करंट उत्पन्न होने लगे, है कि नहीं। अगर वो जो प्रकाश आ रहा है वो अगर देहली आवृत्ति से ऊपर है तब करंट उत्पन्न होगा। बोलिए हाँ ना। तो पहली बात सुनिए, ये तरंग सिद्धांत क्यों गलत हुआ, क्योंकि तरंग सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो आयाम भी, और अगर उसका आयाम बढ़ेगा तो उसके प्रकाश उसमें संचित ऊर्जा भी, तो उसके अंदर की जब ऊर्जा बढ़ेगी तो जो फोटॉन्स आ रहे हैं धातु पृष्ठ पर उसमें ऊर्जा ज्यादा है तब। तो अगर उसमें ऊर्जा ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो ज्यादा ऊर्जा से निकलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया गया, इसलिए ये पहला हुआ गलत। बोलो सुना कि नहीं। दूसरा क्या कहता है, तरंग सिद्धांत क्या कहता है, चाहे आपतित प्रकाश के
आपतित प्रकाशीय फोटॉन आ रहा है, ये तरंग ऐसे रूप में आ रहा है, तो ये पहले आएगा तो धातु के पृष्ठ पे टकराएगा। अगर तरंग है तो धातु के पृष्ठ पर टकराएगा, धातु के पृष्ठ पर टकराएगा। ये बताइए, अगर दीवार है, इधर से तरंग उठ के चला तो ये जाके टकराएगा, दीवार पूरा टकराएगा। ऐसा नहीं दीवार के अंदर वाले पर जाके टकरा जाएगा, अंदर दीवार में घुस के नहीं ना, तो दीवार पे टकराएगा। तो दीवार के जितने भी कण से टकराएगा, मतलब इस पृष्ठ के जितने भी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, सब बराबर बराबर ऊर्जा पाएगा और सब बराबर ऊर्जा से बाहर निकलेगा। क्या ऐसा था? नहीं। क्या ऐसा था? नहीं ना, अलग अलग ऊर्जा वाले निकल रहे थे ना। और ये कहता है कि पहला ये कहता है कि ये पहले कि ई का अगर प्रकाश तरंग प्रकृति का होता तो धातु के पृष्ठ से सभी उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान होती, परंतु प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया गया। बोलो समझ आया कि नहीं? ठीक, इसलिए गलत। तीसरा क्या कहता है? चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, सुनो एकदम गलती। कैसे? प्रकाश की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, बस प्रकाश की मात्रा या तीव्रता एक पर्याप्त होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पृष्ठ से। कैसा है? चाहे प्रकाश की आवृत्ति कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस प्रकाश की तीव्रता इतना पर्याप्त हो कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर इसका मतलब ये हुआ कि इतना ही बल्ब 50 to 100 लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, क्या ऐसा था? नहीं, तीव्रता बढ़ाने पर हो रहा था। ठीक ना, तो इसलिए ये गलत था। सुनो, अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर प्रकाश तरंग रूप का होता तो तरंग रूप के होता तो ऐसे टेढ़े मेढ़े जा करके ऐसे टेढ़े मेढ़े आता तो कौनों को इसको लगता तो कहीं दूसरे को छू के जाता। ऐसे टेढ़े मेढ़े जा रहा है तो इसको भी छू दिया, उसको भी छू दिया, ऐसे छू के जाएगा ना, तो सबको ऊर्जा देगा। एक ही प्रकाश सबको ऊर्जा देगा तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जैसे एक नदी या नाले से पानी आ रहा है, सभी लोग अपने खेत में उसी में से खोल दिए तो सबका देरी से होगा। अगर एक एक लोग करके पहले खोल लें अपने, सब लोग नहीं किया, पहले हमारे खेत में पानी डाल दीजिए, जल्दी भर जाएगा, फिर आप में जल्दी भर जाएगा। समझ आया कि नहीं? समझ रहा है ना? तो इसलिए इसलिए जो है अगर प्रकाश जो आ रहा है अगर वो तरंग रूप का होता तो सब फोटॉन को पहले ऊर्जा धीरे धीरे मिलता, जब पर्याप्त फोटो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है पहले, अगर ये प्रकाश तरंग रूप का होता तो धातु के पृष्ठ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिलती, तो कुछ समय या कुछ घंटे या कुछ मिनट ऐसे लगते, तब फोटॉन ये इलेक्ट्रॉन जब पर्याप्त ऊर्जा संचित कर लेता तब बाहर निकलता। सही कि नहीं? सही है ना? जैसे शादी ब्याह में बैठे हैं, पूरी खाने बैठे हैं, हाँ पूरी खाने, अच्छा कुछ लोग पहले ही खा लेते हैं, कुछ लोग देर तक खा रहे हैं, कुछ लोग खा ही रहे हैं। ठीक है ना? तो जिसका जब जो तृप्त हो जाएगा, जितना उसको चाहिए उतना ले लेगा तो चल देगा। तो ऐसे ही जो है धातु सभी को मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। अगर तरंग के रूप में ऐसे से जाएगा ना, तो ऐसे जा रहा है तो सबको छूते हुए जा रहा है, तो धातु के पृष्ठ के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे ऊर्जा मिल रही है। तो जब उनके पास पर्याप्त हो जाएगा तब वो पृष्ठ को छोड़ के बाहर आएगा, मतलब टाइम लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि विदाउट एनी टाइम लैग फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड जस्ट एज द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक सरफेस। जैसे ही प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरती है लगभग तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बिना समय पश्चाता के, मतलब बिना कोई टाइम लैग के तुरंत निकलते हैं। तो बताओ गलत हुआ कि नहीं? इन ऑल रिस्पेक्ट्स द वेव थ्योरी इज फेल्योर मतलब फेल हो गई, फेल्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में क्या हो गई? फेल हो गई। कार्यफलन क्या था? कार्यफलन किसे कहते हैं? सर जो आवृत्ति के ऊपर हो। आवृत्ति के ऊपर नहीं, अभी कल ही पूछेंगे पूरा जो पांचों बताए हैं, आपको दे देते हैं आज। अब सुनो कार्यफलन क्या था? कार्यफलन धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में जितना ऊर्जा व्यय कर दिया। अच्छा हाँ सर। अच्छा चलो ऐसा समझो, ये बताना, एक भीड़ है, भीड़ में अंदर भीड़ है, अब वहां कह दिया कोई कि बम फटने वाला है, सब लगे भागे, तो सबसे पहले कौन भागेगा? जो किनारे होगा, उसकी गति जब बहुत ज्यादा होगी, भीड़वा वाला कहाँ दौड़ेगा? तो भीड़ में से जो निकलेगा तो भीड़ में से निकलने में पहले हाफने लगेगा, उसकी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तो अरे जो पृष्ठ के अंदर से आएगा इलेक्ट्रॉन, उसका कार्यफलन ज्यादा हो जाएगा, बाहर निकलने में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई, अब भागेगा तो धीरे धीरे भागेगा। उसमें कि नहीं, जो एकदम बाहर रहा था, किनारे पर रहा था, वो ज्यादा ऊर्जा से भागेगा। तो अगर मैं कह दूं कि इसमें जैसे मान लीजिए इस रूम में सबसे पहले सांप आ गया, तो सबसे पहले कौन भागेगा? हम भागेंगे। क्यों? क्योंकि गेट के पास हमें। उसके बाद कौन भागेगा? कोई नहीं, बंद कर देंगे बाहर से। जो सबसे पीछे बैठे हैं उनको निकलने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर पहले पता है, जब ऐसा होगा तो
गेट पर एकदम भीड़ हो जाएगी। स्कूल की छुट्टी होती है तो क्या होता है, हाँ सर। गेट पे एकदम भीड़, हाँ। जो निकलता है अरे छूट गए भीड़ में से ना, तो अरे हमेशा याद रहेगा। यस सर। अच्छा अगला, तो तरंग सिद्धांत की विफलताएं ये थी, समझ आएगा। यस सर। आइए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है क्या, चलो देखो बेटा हाँ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण सुनना, आइंस्टीन का ये पेपर में पूछा हुआ है। आइंस्टीन किधर से तीन है भाई, उधर से तीन है। आइंस्टीन का प्रकाश सर इसमें तो टाइम लिखा है वैद्युत आइंस्टीन, और कोई बात नहीं, स्पेलिंग ये होता है ना बेटा, आइंस्टीन आइंस्टाइन कहते हैं का प्रकाश विद्युत समीकरण, का प्रकाश वैद्युत समीकरण इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सुनना बेटा, आप बताना, हम लोग को पता है कि जब फोटोन जैसे जैसे ऊर्जा, आप लोगों ने एक ये पढ़ा था कि किसी भी देहली तरंग ये क्या था, निरोधी विभव, निरोधी विभव क्या था, निरोधी विभव वह विभव था जिस पर कि अधिकतम गति ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता था, आया ना, रुक जाता था, अधिकतम गति ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता था, इसलिए निरोधी विभव को कहते हैं कि वह गति ऊर्जा अधिकतम गति ऊर्जा के बराबर होता है। तो सुनना V नॉट निरोधी विभव है, तो निरोधी विभव को अगर वोल्ट में बदलेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV बराबर गति ऊर्जा के, कौन गति ऊर्जा, मैक्सिमम ना, गति ऊर्जा का फार्मूला का 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम गति ऊर्जा ना, यहाँ पर EV नॉट हमें पता है कि आप लोग को पूछना चाहिए था कि E कहाँ से आ गया, लेकिन सुनना वोल्टेज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं कब, जब 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर इलेक्ट्रॉन जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उस विभवांतर का कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को अगर भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कब गति करेगा, जैसे ही मार्कर ऐसा रखा हुआ है तो ये नहीं जा रहा है, बेंच को अगर ऐसा ऊंचा कर दे तो ये मार्कर नीचे गिरने लगेगा, तो क्यों, ढलान की वजह से, ढलान क्या है, ऊंचाई में अंतर, ऊंचाई में अंतर ना, तो ऐसे ही विभव जहाँ पे एक उच्च विभव एक निम्न विभव, तो धारा कहाँ जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव, अरे प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, है ना, तो इसलिए अधिक से निम्न की ओर जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर इलेक्ट्रॉन जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, जितनी तेजी से वो गति करता है, उसको क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, वही विभवांतर है जिस पर के पूरे अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे। यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम तो खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिए, ठीक है ना। तो ये है निरोधी विभव का फार्मूला। अब एक बात बताना, हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम लोग आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो वो कैसे खर्च होता है बेटा, कार्यफलन में और कहा जाता है गतिज ऊर्जा में, बोलिए हाँ या ना, गतिज ऊर्जा को खाली के लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं के मैक्स से लिख सकते हैं, इसका मैक्सिमम गतिज ऊर्जा इतनी होती है ना। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर h न्यू नॉट हो, देहली आवृत्ति हो, तब बताओ गतिज ऊर्जा कितना, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना तेज से चलेगा, अगर देहली आवृत्ति से फोटॉन आया है तो नहीं चलेगा, जीरो ना होगा। तो इसको कह दो समीकरण 1, इसको कह दो 2। अब ये बताओ, जहां W वहां पे h न्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, तो रख के बताओ कहां से, 1 व 2 से रखो बेटा। h न्यू नॉट बराबर W जगह रखो h न्यू नॉट प्लस गतिज ऊर्जा k मैक्स। बेटा k मैक्स का मान क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 गतिज ऊर्जा का फार्मूला बोलिए, 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन यहाँ मैक्सिमम है तो मैक्स स्क्वायर, यहाँ पर h न्यू नॉट, इतना समय आया कि नहीं, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस आएगा कि नहीं, तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर, समझ आएगा। अब यहाँ से बताना इसमें से क्या कॉमन है, दिख ही नहीं रहा है, टीना का चश्मा लगाइए, ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया खत्म। अरे इसमें से h कॉमन है ना, बाहर हो गया खत्म, सुना कि नहीं, आया ना, ओके गुड। अब सुना, इसी के बाद एक और इस पे हम ग्राफ बना देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है ना। अब सुना, एकदम जो जो बोल रहे हैं एक एक वर्ड एक एक लाइन पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इधर
अब अगर मैं कह दूं ई हमारे पास सही है, अब बताना स्टॉपिंग पोटेंशियल के नियम से, यहाँ से हम जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट, अगर इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर रोक रहे हैं तो हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो बताओ इसका इसको ई कह दो, समीकरण 1 कह दो, या इसके ऊपर कहना आइंस्टीन के समीकरण से ना इतना, अब इसको कह दो समीकरण 2। आइंस्टीन का समीकरण पूछेगा तो बस इतना ही आपको करना है, ई मत करना, लेकिन इसमें हम ग्राफ बना रहे हैं। तो बताओ जहां पर इतना है इसके जगह पर हम क्या ई वी नॉट लिख सकते हैं? बोले बच्चा, तो बताइए क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू ई वी नॉट। बोलो सुना कि नहीं आया ना? तो अब बताइए अगर मैं ई को इधर लाऊं तो क्या आएगा, वी नॉट बराबर एच के अपॉन में ई और वी न्यू बगल में एच अपॉन में ई न्यू नॉट। बोलो ये बात सही है कि नहीं? देख के बताओ पहले। हम ई को इधर भेज देंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा और ई इसके भी अपॉन में आएगा ना, लिख दिए। सुनो अब अगर मैं कह दूं आपने कभी y बराबर mx प्लस c पढ़ा है, सरल रेखा का समीकरण, कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग, मैथ वाले बायो हैं आप भी, मैथ ना, तब तो y बराबर mx प्लस c नहीं पढ़े हैं। एक सरल रेखा का समीकरण होता है, ऐसे कोई एक रेखा ऐसे जा रही है तो इसका समीकरण है y बराबर mx प्लस c, ये होता समीकरण। और ई जहां पर सी का है, ई सी है, ई अंतःखंड जितना ही काटा है, और एम का है रेखा की ढलान प्रवणता, कितना ढलान है, टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा, एम बराबर टेन थीटा, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक ना? प्रमोट होगा 10 ना, शकल से ही देख के लग रहा है इधर। तो अब इसको करने निकालिए यार, y बराबर एम एक्स प्लस सी। जरा इसको देखो और इसको देखना, ये बताओ ई कौने अक्ष पे है, y अक्ष पे, तो ई भी हो जाएगा y पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी पे खींच रहे थे ना। देखो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ई है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव ना, निरोधी विभव, और ये है हमारा आवृत्ति। अब बताना अगर आवृत्ति बढ़ाते थे तो निरोधी विभव को बढ़ाना पड़ता था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर से गति करने लगता था। आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन तेजी से जा रहा था तो उसको रोकने के लिए और विभव बढ़ाना पड़ता था, सही है ना? तो इसलिए आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव को बढ़ाना पड़ता है। तो एक बात बताना, अगर मैं कह दूं कि ये देखो y की जगह पर v नॉट है, और देखो जहां पर ई x है, x अक्ष है, वहां पर देखो न्यू आवृत्ति है का, न्यू न्यू आवृत्ति है, न्यू। अब सुनो ई बताओ m का है, नियतांक है, और तो इसलिए ये रेखा का ढलान भी है, और ये क्या है, ये देखो ई क्या है, न्यू नॉट देहली आवृत्ति है, और ये h प्लांक नियतांक ई 1.6 × 19, तो ये पूरा नियतांक है कि नहीं? देखो ये पूरा नियतांक है। अब सर जी यहाँ प्लस या माइनस, एक मिनट ना, लो प्लस यहाँ बगल में कर दिए माइनस, ये ऐसे, अब तो सही है ना? तब तो इस एक ही चीज है, तो इसी की तरह ये लग रहा है ना, सरल रेखा के समीकरण की तरह, तो इसलिए इसकी रेखा ऐसे होगी। जहां पर अंतःखंड सी ई नीचे होता था, यहाँ पर बताओ सी की जगह क्या है, माइनस, बोलो बोलो पूरा, माइनस एच अपॉन ई बगल में न्यू नॉट, और इस रेखा की ढलान m होता था tan थीटा, तो यहाँ पर ढलान ये ऐसे आप चाहे तो बना सकते हैं, h अपॉन ई, यह है ढलान h अपॉन ई, रेखा की ढलान, अरे ढलान मतलब यह होता है, यह ना, वही वाला मान हो जाएगा h अपॉन ई। अगर इसको थीटा लेके चलेंगे तो खैर उससे नहीं मतलब, ये आपसे। अब सुना ये देखो, इसको देखो, तो आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं। अब ये बात पहले समझ आ गई ना। एक बहुत बढ़िया ग्राफ खींचते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो निरोधी विभव और आवृत्ति में ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है। बस 2 मिनट का, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है निरोधी विभव, हिंदी में लिखना पड़ेगा, वी नॉट से हो जाए काम ना, और ये है आवृत्ति। अब बताना आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर 0 है तो निरोधी विभव कितना होगा, 0 होगा। जब प्रकाश आवृत्ति जो प्रकाश आ रहा है वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं पाया, तो रोके क्यों? निरोधी विभव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है ना, प्लेट ए पर पहुंचने से रोकता है। तो जब अगर देहली आवृत्ति 0 है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल में नहीं किया, तो निकला नहीं, तो रोके क्यों? अब बताना ये आवृत्ति को, आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ और बढ़ाए, कुछ बढ़ा दिए तो निरोधी विभव अभी भी 0। हाँ गुड, कैसे? क्योंकि वो अभी भी नहीं निकला, अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, और बढ़ाए अभी नहीं निकला, और बढ़ाए अभी नहीं निकला,
एक समय ऐसा है कि अब निकलेगा, तो उस आवृत्ति को निरोधी विभव, सॉरी निरोधी, अरे वो देहली आवृत्ति, हिंदी इंग्लिश ना, पहला क्लास है मेरा हिंदी का, नहीं तो खाली इंग्लिश में पढ़ाते पढ़ाते पूरा हिंदी में इधर। तो वह आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते का कहलाता है देहली आवृत्ति। तो ये हो जाएगा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति पर निरोधी विभव कितना? शून्य। हाँ, तब भी शून्य। क्यों? क्योंकि देहली आवृत्ति पर भी इलेक्ट्रॉन बस निकल के बैठे रहते, जाते कहाँ है कि रोकेंगे, जाते कहाँ है कि रोकेंगे आप। लेकिन हाँ, अब अगर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति है तो इलेक्ट्रॉन जाने लगता है, तब रोकना पड़ेगा। तब अब देहली आवृत्ति से अगर अधिक आवृत्ति कर दिए तो निरोधी विभव भी कुछ मिलेगा, आया ना बेटा, मान लीजिए इतना मिल रहा है। अगर आवृत्ति को और बढ़ाएंगे तब देहली आवृत्ति स्टॉपिंग पोटेंशियल को, निरोधी विभव को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और ज्यादा ऊर्जा वाला जा रहा है तो उसको रोकने के लिए ज्यादा शक्तिशाली लोग लगाना पड़ेगा। अगर कहते हैं कि आवृत्ति को और बढ़ा दिए तो और निरोधी विभव को बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया बेटा क्या कर रहे हैं? ई पॉइंट को अगर लाइन को ऐसे मिलाइएगा तो ऐसे गया, तो अब बताना यह लाइन वाट देखो ऐसे खींचे तो ये आया है, देखो ये मत कहना कैसे कैसे खींचती है, समझ का? अब सुनना, देखो ना वही है कि नहीं, देखो हाँ वही लाइन है यहाँ पर। अभी बात बताना, ई का होगा, ई का होगा न्यू नॉट ना। अब सुनना, इससे नीचे रहेगा तो कौनो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा ना। एक बात बताना मुझे, अगर ये देहली आवृत्ति है, अगर एक ऐसा हो सकता है कि ये दो धातु का प्लेट, मान लो एक धातु का प्लेट ए है और एक धातु का प्लेट बी है, इस पर भी उतना ही आवृत्ति का प्रकाश ला रहे हैं और इस पर भी एक ही आवृत्ति का प्रकाश ला रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, लेकिन इससे न हो। काहे? अलग अलग धातु के लिए देहली आवृत्ति अलग अलग होगा। ये बताइए, दो व्यक्ति, एक को कहा कि मैंने 500 में हमारा घर पोतने चलाया, कलर करने चुना, चले आया, कलर करने आ गया। दूसरा व्यक्ति करा नहीं, 700 नहीं। हो सकता है कि नहीं? एक ही दुकानदार, आपको एक सामान चाहिए, वही ऑब्जेक्ट, वही वस्तु, एक दुकानदार कुछ कम, एक दुकानदार कुछ ज्यादा लेता है कि नहीं? तो कोई धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, कौनो आसानी से नहीं देता। सोडियम है तुरंत दे देगा, मैग्नीशियम थोड़ा टाइम लेगा, एल्युमिनियम और टाइम लेगा, है ना। तो इसलिए जो है अलग अलग धातु के पृष्ठ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उसके लिए आप देहली आवृत्ति भी क्या होगी, अलग अलग। एक ही आवृत्ति पर बराबर प्रकाश नहीं है, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जैसे आप सभी लोग को हम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट लेते हैं तो कोई ज्यादा नंबर लाता है, कोई कम नंबर लाता है और कोई नंबर में नहीं लाता। क्यों? आप सेम पे जाते हैं ना, ठीक है ना। तो बताइएगा, लेकिन पढ़ा तो सभी को हम ही रहे, किसी को ज्यादा समझ में आता, किसी को कम समझ में आता। क्यों? अपनी वो व्यक्ति के पर्सनल मेंटल एबिलिटी पर भी तो डिपेंड करता है ना, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। नहीं तो अभी बोले थे कि ये क्लास हम पढ़ाएंगे, एक गारंटा है कि याद आ जाएगा। बोलो पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ ना? तब सुनिए, तो अलग अलग धातु के पृष्ठ के लिए, मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। 1 मिनट, भिन्न भिन्न पदार्थों से निकलने वाले, एक ही आवृत्ति पर भिन्न भिन्न पदार्थों से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज भी भिन्न भिन्न होती है। सुना कि नहीं? ओके, ठीक, अच्छा।